नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, निबंध लेखन की श्रृंखला में आज हमारा विषय है भारतीय लोकतंत्र। भारत का लोकतंत्र ये वाकई मजबूत है या हमें ऐसा लगता है, ये हमें देखना है इसमें। और इसका दूसरा जो तरीका हो सकता है शीर्षक का, वो ये हो सकता है कि भारतीय लोकतंत्र ये सबल है या दुर्बल है। बात वही है, घुमा फिराकर शीर्षक का मतलब एक ही है, तो किसी भी रूप में ये प्राप्त हो सकता है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र ये आजकल और ज़्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। और आज़ादी के इतने लंबे समय बाद संविधान लागू हो चुका है और कई सारे दशक इसमें बीत चुके हैं, तो इसके बाद ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। जो विगत वर्ष थे उसमें हमें सुधार करना चाहिए था, लेकिन जितने सुधार होने चाहिए थे उतने नहीं हो सके। तो इसके पीछे कौन से कारण हैं, यह भी हम इसमें देखेंगे। यह पूरा विषय है। निबंध लेखन के लिए सबसे आवश्यक ये होता है कि आप शीर्षक सही चुनिए, और शीर्षक चुनने के बाद प्रारूप बना लीजिए। प्रारूप आपकी हमेशा मदद करता है। ये स्ट्रेटजी होती है जो कि हमेशा काम आती है। इसमें देखिए प्रारूप कैसे बनाया जा सकता है। बहुत लंबा चौड़ा प्रारूप बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि पूरा एक पन्ने का आपने ड्राफ्ट तैयार करने में समय लगा दिया। तो यहाँ समय सीमित है, 3 घंटे के अंदर ही आपको सब कुछ करना होता है, या जो भी निर्धारित समय होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रारूप नहीं, एक रफ इसका जो ढांचा है वो तैयार करना है। बाकी जो फेयर वर्क है वो आपको सामने वाली जो उत्तर पुस्तिका का आगे का पेज होता है उसमें करना होता है। देखिए, इसमें प्रारूप में पहला जो बिंदु हो सकता है वो ये है कि भारत में लोकतंत्र का उदय किस प्रकार से होता है, ये हमें लिखना है। इसके बाद मजबूत और कमजोर पक्ष, जिस पर कि ये पूरा शीर्षक आधारित है। तो मजबूत और कमजोर पक्ष इसमें कौन कौन से हैं ये आपको देखना है। दुर्बलता का निवारण किस प्रकार से हो सकता है, क्या ये दूर हो सकती है, और बेशक दूर हो सकती है, तो उसके लिए कौन से उपाय हमें आजमाने चाहिए। इसके बाद आदर्श लोकतंत्र की जो स्वर्णिम कल्पना है उसे भी हमें इसमें शामिल करना है, इस मुद्दे में। और अंत में आपको उपसंहार दे देना है। तो ये पूरा आपका एक टॉपिक होगा और इसी के आधार पर आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा सकता है। यहाँ पैराग्राफ के हिसाब से शुरू होता है, और निबंध में हेडिंग डालना ये अच्छा नहीं होता है, तो हेडिंग मत ही डालिए तो अच्छा रहेगा। वैसे आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए खासतौर पर इतने बड़े स्तर पर, जहाँ आप एक प्रशासनिक अधिकारी या उस तरह की भूमिका निभाने वाले हैं जो काफ़ी जिम्मेदारी वाली है, तो यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखना। देखिए, शुरू कैसे हो सकता है। शुरू ऐसे हो सकता है कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये हम जानते हैं। और गणतंत्र की स्थापना 1950 में औपचारिक रूप से हो जाती है, लेकिन वर्ष 1952 में वयस्क मताधिकार के आधार पर पहली बार आम चुनाव होते हैं। देखिए, चुनावों का सिलसिला तो आज़ादी से पहले भी चलता है, लेकिन आज़ाद भारत के बाद होने वाले चुनावों की अगर बात की जाए, जो कि एक व्यवस्थित तरीके से हुए थे, तो उनकी जो तारीख है वो 1952 की है, यानी 1952 की है। इसे आप लिखिएगा, क्योंकि यहीं से जड़ शुरू होती है। इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि तब से लेकर अब तक जो वो समय था और आज का समय जो है, इस बीच में एक लंबा दौर गुजर चुका है। लंबे वक्त को हम लोग पार कर चुके हैं। जब हम आज़ाद हुए थे तो बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए, मतलब आज़ादी के बाद एक झटके में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। ऐसा लगा कि बस देश जो है वो सुधरने ही वाला है। अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा, और उसके बाद अगले ही 2-3 साल के अंदर संविधान हमें प्राप्त हो गया, संविधान का शासन यहाँ लागू हो गया। और उसके बाद 1951 के आसपास का जो समय था उसमें पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा हो गई। तो इससे ये लगने लगा कि कामकाज बहुत तेज रफ्तार में हो रहा है। जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने थी, चुनौतियां हमारे सामने थी, उनको हमने दरकिनार कर दिया, और एक झटके में जो स्वतंत्रता का सूर्य है उसका दर्शन भी कर लिया, और जो प्रातःकाल उदित हुआ था भारतवर्ष में उसका आनंद भी उठाया। कुल मिलाकर ये कहना था कि पंचवर्षीय योजनाएं जो थी उसके द्वारा विकास का एक ढांचा तैयार किया गया। वैसे ही ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि देशी रियासतें जो बिखरी हुई थी आज़ादी के बाद, उनको एकीकृत कैसे किया जाए, लेकिन वह भी अंत में संपन्न हो गया। कुल मिलाकर इतने बड़े बड़े जो काम थे वो संपन्न हुए, तो ये लगने लगा कि अब बहुत आसान हो गया है। लेकिन इसके बाद रफ्तार धीमी हो जाती है, और यही धीमी रफ्तार अभी भी चल रही है। तो लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा संकटकालीन स्थिति है। देखिए, अब यहाँ पर आप लिखिएगा कि जनमत निर्माण में समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है, और भारतीय जनता के प्रति विश्वास और सम्मान का भाव रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने, यहाँ पर जो पीछे से जिन्होंने संविधान को ढांचा दिया या तैयार किया, उसमें अपना अपना योगदान दिया। अब यहाँ संविधान निर्माता का मतलब सिर्फ बाबा साहेब नहीं होंगे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, उनका नाम आता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने योगदान दिया। संविधान किसी एक आदमी के दिमाग की उपज नहीं है। तो ये पूरी चीज़ें जो है, मतलब संविधान निर्माताओं ने भारत में लोकतंत्र की स्थापना का निर्णय लिया।
और उनका ऐसा विश्वास था कि जिस संविधान को उन्होंने लोकतंत्र के संरक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा है, लोकतंत्र का रक्षक कौन है, जनता के अधिकारों का रक्षक कौन है, वो संविधान है। देश के ढांचे को सही ढंग से चलाने के लिए और उन्नति करने के लिए संविधान को ही हम अंतिम आधार मानते हैं। उसमें जो लिखी हुई विधियां हैं, कायदे हैं, उसी को अंतिम सबूत और अंतिम गवाह के तौर पे यहाँ मान्यता प्राप्त है। और उसका संरक्षक होगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या जितने भी न्यायालय हैं। उनका एक कार्य ही यही है कि वो न्याय से संबंधित मामलों को देखें और संविधान के अंदर जो अधिनियम या जो भी नियम कायदे बनाए गए हैं उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं। कुल मिलाकर बात यह है कि जनता के अधिकारों का रक्षक अगर एक निगाह में देखा जाए तो संविधान है। अब देख लीजिए, यह जनता के हक का संरक्षण करेगा, वही बात है, और राजनीति की लोलुपता से परे रखेगा। देखिए, जब संविधान लागू होता है तो उस समय बनाने वाले जो लोग थे वो बहुत ही अनुभवी थे और उन्होंने देखा था कि देश की आज़ादी के क्रम में, यानी आज़ादी का जो संघर्ष उन्होंने पीछे किया है, उसमें जितने भी लोग थे उन्होंने देश को आज़ाद कराने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो वो जानते थे कि इस देश को आज़ाद कराने के क्रम में बहुत सी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी उत्पन्न हो गई थी और उसी का नतीजा था कि भारत का विभाजन हो जाता है। ऐसा थोड़े ही था कि वहाँ पर मुस्लिमों को कोई अपने हक के लिए डरने की बात थी या मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसा लग रहा था कि मुस्लिमों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। वहाँ पर हनन की बात ही नहीं थी। जिन्ना के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पैदा हो गई थी और वो जानते थे कि अगर वो भारत के अंदर रहे और यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया तो वो कभी भी जो शीर्ष पद है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसी जो स्थितियां हैं उसको नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में उनकी महत्वाकांक्षा जगी कि चलो एक भाग जो है उसको हम अलग कर लेते हैं और वहां पर हम राष्ट्रपति की भूमिका या जो सर्वे सर्वा है उसकी भूमिका निभाएंगे। तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और इसके लिए उन्होंने आड़ ली धर्म की और धार्मिक दंगे भड़काने में काफ़ी सहयोग कर दिया। यानी मुस्लिम लीग को उन्होंने तीली लगाने का काम किया और उसके बाद मुस्लिम लीग जो है वो उकसाने का काम करती है। और भारतीय मुसलमान जो भोले भाले थे उन्हें ये लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा, यानी आज़ादी जैसे ही देश को मिलेगी वैसे ही उनकी स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी और इसी डर से फिर दंगे भड़कते हैं, सांप्रदायिकता बहुत चारों ओर व्याप्त हो जाती है और अंत में विवश होकर विभाजन करना पड़ता है। तो ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ये बड़ी ही घातक होती है। ये किसी भी चीज़ को अपना हथकंडा बना सकती है और उसकी आड़ में फिर बहुत कुछ कर सकती है। तो धर्म की आड़ जब राजनीति लेती है तो ये घातक हो जाता है। अभी हम लोग उस पर भी एक निबंध की चर्चा करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस स्थिति को देखा था। वो जानते थे कि कभी न कभी भविष्य में, अभी तो आज़ादी का अभी ताज़ा तरीन जुनून है, देश को सभी ने आज़ाद कराया है तो सब तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा लोग आज़ादी के दिन को या आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष को भूलने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि याद ही नहीं रहेगा, याद रहेगा लेकिन उतना महत्व नहीं रह जाएगा। कोई चीज़ नई रहती है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो सत्ता प्राप्त करने की जो महत्वाकांक्षा है या लोलुपता है, लालच है, वो लोगों के ऊपर हावी होने लगेगा, जैसा इस समय हो गया है, वर्तमान जो स्थितियां हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये और गंभीर होता जाएगा। तो इस प्रकार की स्थितियों से बचने के लिए उन्होंने संविधान का निर्माण किया, लोकतंत्र को एक ढांचा दिया। उन्होंने भविष्य की भी सोची, वो बड़ी ही दूरदृष्टि रखते थे और ऐसे दूरदर्शी व्यक्तित्व वाले जो लोग थे उन्होंने भविष्य की तैयारियां कर ली थी। तो ये चीज़ें हम लिखेंगे और वे बखूबी जान गए हैं कि संविधान के प्रावधानों, अब देखिए यहाँ पर बात क्या है, समस्या यहीं से शुरू होती है। समस्या यह है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने समय के हिसाब से खुद को ढालना सीख लिया है या खुद ढल गए हैं उस हिसाब से। मतलब राजनीति के जो लोग हैं, जो लालची लोग हैं, जो सेवा भावी हैं, उनकी बात ही नहीं है और सेवा भावी बहुत गिनती के हैं। तो ये लालची लोग संविधान को अपने तरीके से यूज करना सीख गए हैं और ये जो यूज है ये मिसयूज है, ये सदुपयोग नहीं है, ये दुरुपयोग है और इन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से ढाल लिया है। वे जानते हैं कि संविधान के प्रावधानों और लोकतंत्र के आदर्शों को किस प्रकार से अपने फेवर में इस्तेमाल किया जा सकता है और वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र को एक संपूर्ण और मजबूत लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। ये सत्य है, नहीं कहा जा सकता, ये वास्तविकता है। भले ही हम लोग कितना भी झंडा लेकर चलें कि हमारा गणतंत्र है, हम सबसे विशाल संविधान के मालिक हैं और न जाने क्या क्या, कागजी बातें एक तरफ होती हैं और व्यवहारिकता एक तरफ होती है। तो ये व्यवहारिकता है। इसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत की जनता रोज नई कठिनाइयों से दो चार होती है। भूख है, गरीबी है, इसके अलावा कुपोषण है, न जाने कितनी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, बदहाली है, कृषि कानून में जंगल राज है, तरह तरह की चीज़ें हैं। मतलब कृषि वाला क्षेत्र भी बदहाल है, भले ही किसानों की आय दोगुनी की जा रही है और महिलाओं का कितना शोषण हो रहा है, इसमें तो कोई गिनने की बात नहीं है, आप देख ही रहे हैं। तो ये सब लोकतंत्र की छवि पर कीचड़ नहीं है तो और क्या है, इसे आप लिख दीजिएगा। और लोकतंत्र के दो मुख्य पक्षों को यहाँ आधार के तौर पे प्रस्तुत किया गया है। एक तो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है।
देखिए, लोकतंत्र में जो सरकार निर्वाचित होती है, जनता के द्वारा इलेक्ट होती है, चुनी जाती है, तो उसके विपक्ष में एक दल बैठता है, दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, उसमें जो जीतता है वो कुर्सी प्राप्त कर लेता है और जो हार जाता है वो विपक्ष में बैठता है। अब ऐसा नहीं है कि जो हार गया उसकी भूमिका वहाँ शून्य हो जाती है, नहीं, उसकी भूमिका और ज़्यादा होती है, सत्ता पक्ष से कहीं ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी होती है। उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो जो राजनीतिक दल सत्ताधारी बना हुआ है उसे उसकी गलतियों का एहसास कराते रहे, उसकी टांग न खींचे, बल्कि उसकी आलोचना करके उसके अंदर के दोष को दूर करे, ताकि देश सही ढंग से चल सके। और यकीन मानिए, अगर एक सशक्त विपक्ष मौजूद नहीं होगा तो सत्ता पक्ष जो है वो तानाशाह बनने में टाइम नहीं लेगा, और एक बार अगर वो तानाशाह बन गया तो देश किस ओर जाएगा ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर वही स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। वर्तमान में अगर आप विपक्ष की ओर निगाह डालेंगे तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, एकदम से मतलब सफाया हो गया है। कांग्रेस पार्टी, जिससे कि एक सशक्त विपक्ष की उम्मीद की जा रही थी, यहाँ पर पार्टी का नाम वैसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन मतलब उदाहरण के तौर पे आप इसे लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए बस। कांग्रेस पार्टी, जिससे कि एक सशक्त विपक्ष की उम्मीद की जा रही थी, तो वह भी हमें निराश कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो सत्ताधारी दल है वो निरंकुश हो जाएगा, और हो भी रहा है। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, आप जिसको भी वोट देते हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या एग्जामिनर को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वास्तविकता है कि वर्तमान में जो सरकार है वो निरंकुश होती जा रही है, और ये निरंकुशता भविष्य में घातक सिद्ध हो सकती है। और यहीं पर जो विपक्ष की भूमिका है वो हमें दिखाई देती है, और उसकी वर्तमान में नितांत कमी है, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो वो बातें हैं। इसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया है वही चीज़ कि जब विपक्ष निर्बल हो तो सत्ताधारी जो दल होता है वो निरंकुश बनते देर नहीं लगाता, और यह लोकतंत्र का सबसे घातक भाग होता है, क्योंकि मुलम्मा यहाँ पर लोकतंत्र का होता है। अभी एक अभ्यर्थी ने मुझसे पूछा कि मुलम्मा क्या होता है। ये एक चमकीला पॉलिश होता है। जैसे मान लीजिए लोहे का कोई एक रॉड है या लोहे का कोई बर्तन है, उसके ऊपर आप एक सोने का पानी चढ़ा दीजिए, सोने की पॉलिश चढ़ा दीजिए, तो वो अस्थायी रूप से चमकने लगेगा। लेकिन वो जो चमक है वो बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं होगी, बहुत समय तक टिकेगी नहीं। उसके बाद लोहे की जो असलियत है वो बाहर आ जाएगी। तो ये जो झूठा लेप होता है, दिखावटी लेप होता है, पॉलिश, इसी को कहा जाता है मुलम्मा। तो ये मुलम्मा लगाएंगे लोकतंत्र का, और उसके अंदर अपनी जो काली नीयत है उसको छिपाए रहेंगे। इसके बाद देख लीजिए, तानाशाही अंदर कूट कूट के भरी रहती है, और तानाशाही में आदमी सिर्फ अपने गुरूर का रक्षण करता है, जनता के हितों के बारे में नहीं सोचता। जैसे हिटलर को देख लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं वह भी लोकतंत्र को चुनौतियां देती रहती है। भ्रष्टाचार की तो बात ही करनी बेकार है। भ्रष्टाचार के बारे में जब यूपीए सरकार थी तो उस समय से बहुत बवाल हुआ, मतलब अन्ना हजारे और न जाने कौन कौन से आंदोलन खड़े हुए, लेकिन भ्रष्टाचार की स्थिति क्या सुधर गई है? जस की तस है, जैसी उस समय थी उससे भी बदतर हो गई है। अब भ्रष्टाचार हो रहा है और सीना ठोक कर हो रहा है, और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये स्थितियां पैदा हो गई हैं। तो ये निरंकुशता और तानाशाही का ही एक रूप है जिसको कि हम देख रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए, आतंकवाद भी बाहर से त्रास देता है। आतंकवाद और उसके अलावा जो सीमा विवाद है अलग अलग देशों से, इस समय हमारी जो सीमाएं हैं वो बहुत संवेदनशील हो गई हैं। संवेदनशील तो आज़ादी के पहले से ही है, लेकिन इस समय और ज़्यादा उसमें जो चिंतनीय स्थितियां हैं वो पैदा हो गई। युद्ध होते होते रह जा रहा है, लग रहा है कि अब लड़ाई छिड़ेगी, लेकिन नहीं हो रही है। तो ये कंडीशन है, मतलब चारों ओर से तनाव बढ़ रहा है, और सिर्फ जो हिमालय से लगी हुई हमारी सीमाएं हैं वही नहीं है, बल्कि जो समुद्र तटीय सीमाएं हैं, तटरेखा हमारी है, वहाँ भी हमारे ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये सब लोकतंत्र की ओर ही चुनौतियाँ हैं, और कोई नहीं है। इसके बाद देख लीजिए, नौकरशाही के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं कि ये बड़े ही भ्रष्ट होते हैं, अधिकारी ही घूसखोर होते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं करता है। देखिए, अधिकारी जो है वो नीतियों का क्रियान्वयन कराने के लिए रखे जाते हैं। मूल उनका काम यही होता है कि सरकारी जो नीतियां होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कराएं। लेकिन जब ऊपर से नेताओं के आर्डर आते हैं तो वो दबाव में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो खुलकर काम नहीं कर पाते। तो ऐसे में नौकरशाही को एकदम से घसीट लेना ये बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन फिर भी नौकरशाही के अंदर भी दोष होते हैं। घूसखोरी और गबन वाली स्थितियां या धोखाधड़ी की जो स्थितियां होती हैं उसको करने में ये सक्षम होते हैं। और एक बात और है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, नेताओं से ज़्यादा बुद्धि अधिकारियों के पास होती है। आप ये समझ सकते हैं क्यों कहा जा रहा है। नेता बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है अपने देश में? ना तो कोई रिटायरमेंट की उम्र है, ना कोई नियुक्ति की उम्र है। नियुक्ति की वोट वाली उम्र होती है और चुनाव में भाग लेने की उम्र होती है, लेकिन रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। आप मरणोपरांत तक घोषित होते रहेंगे। लेकिन अधिकारी बनने की एक निश्चित उम्र होती है, और उसमें भी सरकार जो है वो काट छाट करना पैदा कर दी है। खैर, वो अलग चीज़ है। कुल मिलाकर अधिकारियों की योग्यता ज़्यादा होती है। वो परीक्षा से उत्तीर्ण होकर आते हैं, कठोर प्रक्रिया को पार करके तब उन्हें चयनित किया जाता है ना? आप जानते हैं, उसी प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में उनके पास बुद्धि कौशल ज़्यादा होता है, और जिसके पास बुद्धि ज़्यादा होती है वो शातिर हो सकता है। शातिर आदमी कैसा होता है? वो ज़्यादा बुद्धिमान होता है, बस उसकी बुद्धि गलत दिशा में काम करती है। तो जब ये पद पे आसीन होते हैं तो उसके बाद इसमें से जो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं ये भ्रष्टाचार की ओर उन्मुख हो जाते हैं, और जब अधिकारी ही भ्रष्ट हो जाएगा तो योजनाएं किस प्रकार से क्रियान्वित होंगी ये आप समझ सकते हैं। और योजनाएं अगर एक बार सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं तो ये देश के विकास में एक बाधा बनेगा, और देश का विकास अगर अवरुद्ध होता है तो ये लोकतंत्र के लिए ही सबसे बड़ा संकट है। इसके बाद चुनाव के बारे में अगर देखा जाए तो चुनाव में किसी भी लोकतांत्रिक देश को एक महापर्व के तौर पे, मतलब ये देश का एक पर्व ही होता है, त्यौहार होता है, जिसमें कि जनता अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती है। 5 साल में या जितना भी समय है उसमें हमें एक बार मौका मिलता है कि हम जाकर जो बटन है उसको दबाएं और अपनी मनचाही पार्टी को या अपने मनचाहे उम्मीदवार को चुनें। मतलब हमारे पास एक चयन का अवसर होता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब वो भी जो है वो निष्पक्ष नहीं रह गया है, उस पर भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, और आरोप कहीं कहीं बहुत संगीन भी हैं। तो कितने निराधार हैं या आधारपूर्ण है वो अलग चीज़ है, लेकिन आरोप तो लग रहा है। और आरोप लग रहा है तो वो चुनाव प्रक्रिया पर नहीं लग रहा है, बल्कि लोकतंत्र के ढांचे पर लग रहा है। वास्तविकता ये है। इसके बाद देख लीजिए, भारतीय लोकतंत्र को प्रभावशाली और गरिमामय बनाने के लिए लोकतंत्र के दुर्बल पक्षों को दूर किया जाना चाहिए। वास्तविकता है, अगर हम उसे अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर की कमजोरियों को हमें निकालना होगा, और यह आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। समग्र प्रयास ही एकमात्र समाधान हो सकता है, और पहली आवश्यकता यह है कि विपक्ष को सशक्त बनाया जाए। विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो वो टोकेगा बात बात पर, समस्या खड़ी करेगा सत्ता पक्ष के लिए, और सत्ता पक्ष को मजबूर होना पड़ेगा सही काम करने के लिए, अगर वो न भी करना चाहे तो भी। और यहाँ पर भारतीय जो चुनाव का ढांचा है उसमें चुनाव का आयोजन धन बल, बाहुबल और तकनीकी षड्यंत्रों के आलम में हो रहा है। तकनीकी षड्यंत्र भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हो ही रहे हैं। तो यह कोई नया तथ्य नहीं है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। खैर, यहाँ आप देख लीजिए, प्रथम आवश्यकता यह है कि विपक्ष को सशक्त बनाया जाए, और विपक्षी दलों का ध्रुवीकरण भी आवश्यक है। जो बिखरा हुआ विपक्ष है उसको एकीकृत करने की आवश्यकता है। विपक्ष अगर सशक्त होकर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करे और विकास मार्ग में रोड़े न अटकाए। देखिए, विपक्ष अगर सशक्त हो जाता है तो उसमें एक स्थिति ये भी हो सकती है कि वह सत्ता पक्ष के काम में एकदम अड़ंगा डाल देगा, मतलब उसे करने ही ना दे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाधा डालनी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक उसे अपनी कमियों का एहसास दिलाना चाहिए, ये बात है। और सरकार की निरंकुशता को नियंत्रित करे, जहां आवश्यकता हो वहां रास्ता रोककर खड़ा हो जाए, और जहां जरूरत हो वहां पीठ थपथपाकर प्रोत्साहित भी करे। दोनों चीजें होनी चाहिए। आलोचनात्मक दृष्टि में ये दोनों होता है। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता अनिवार्य है। आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और मतदान का प्रतिशत बढ़ाकर चुनाव में एक स्वस्थ निर्वाचन को अग्रणी किया जा सकता है, और जनता को भी जागरूकता लानी होगी। जो प्रत्याशी उसके द्वारा चुने जाते हैं वो वास्तव में योग्य हैं या नहीं। मतलब किसी की कही सुनी बात पे मतलब आप आ जाते हैं, किसी ने आपके परिवार में कह दिया, या आपके माता पिता ने कह दिया, या आपका कोई पड़ोसी है या कोई ग्राम प्रधान है, वो आपको कह रहा है कि फलाने आदमी को वोट देना चाहिए, तो आप जाकर दे आते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि वो उम्मीदवार किस लायक है, योग्य है अथवा नहीं है। तो ये सोचने की शक्ति हर आदमी के पास होनी चाहिए, ये बात है। और वास्तव में योग्य जो उम्मीदवार होंगे उज्ज्वल चरित्र वाले होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, तभी वो कुछ कर पाएंगे। तो इस प्रकार के उम्मीदवार को समर्थन देकर सत्ता तक पहुंचाना ये जनता का कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये चीजें हैं, और जरूरत है भ्रष्ट तंत्र के उन्मूलन और सच्चे लोकतंत्र के रोपण की। तो यहां पर 4 पंक्तियां लिख दीजिएगा। बदल डाल यह भ्रष्ट तंत्र, थोथी सत्ता का मूढ़ मंत्र, यह देश काल भी बदल डाल, निश्चित कर सच्चा लोकतंत्र। तो ये लोकतंत्र का ढांचा है, और इसको सजाने संवारने का जो काम है वो हमारे पास ही है, हमारे ही जिम्मे है। तो इसका बीड़ा हमें उठाना होगा, और उसके साथ साथ कुछ तंत्र में भी बदलावों की आवश्यकता है। इसके साथ ही ये निबंध यही समाप्त होता है। ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।